नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। करतारपुर की तर्ज पर बन सकता है शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर। एक कहाँ की बात हो रही है? जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थित टिटवाल में माता शारदा का पुनर्निर्मित मंदिर बुधवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। और किशनगंगा नदी के किनारे पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन हमारे केंद्रीय गृह मंत्री साहब ने किया है। कुपवाड़ा में मां शारदा को के पुनर्निर्मित मंदिर का केंद्रीय गृह मंत्री ने उद्घाटन किया है। और शारदा पीठ यात्रा को भी खोलने की दिशा में प्रयास करेगी सरकार, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति आई है। और एक बात आपको बता दूं, 370 35 से हट चुका है। जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है। एक आपका लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे विधानसभा होगी आपकी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और श्री सिंगेरी मठ और सेवा सेव शारदा समिति कश्मीर ने किया मंदिर का पुनर्निर्माण। और माता शारदा की पंच धातु की मूर्ति का सोमवार को हो गया आगमन। मूर्ति के सेव शारदा समिति द्वारा कर्नाटक की सिंगेरी से पीठ लाया गया है। और गुलाम जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद स्थित नीलम बेली में है माता शारदा पीठ। और मूल मंदिर आपको देखने को मिलेगा जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए हैं ना हमारे हिस्से पर, उसी की बात हो रही है। उसी को गुलाम कश्मीर कहते हैं। 5000 वर्ष पुराना है मां शारदा मंदिर का इतिहास। और इतिहासकारों के मुताबिक अगर हम लोग बात माने तो मां शारदा का मंदिर 5000 वर्ष पुराना है। शारदा पीठ की स्थापना 237 ईसा पूर्व में हुई थी। और सम्राट अशोक द्वारा शारदा पीठ के पास एक पुस्तकालय व बौद्ध विहार की स्थापना कराए जाने का कई इतिहासकार दावा करते हैं, लेकिन इसका प्रमाण नहीं मिलता है कि सम्राट ललितादित्य द्वारा शारदा पीठ मंदिर का निर्माण कराए जाने को लेकर अधिकांश इतिहासकार एक मत हैं। और शारदा पीठ प्राचीन काल में ज्ञान और अध्यात्म का बड़ा केंद्र था। और यहाँ शारदा विश्वविद्यालय था जहाँ करीब 5000 विद्वान व विभिन्न विषयों में प्रकांड पंडित रहते थे। और कश्मीरी भाषा की मूल लिपि शारदा ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। लंदन में आप देखेंगे कि उच्चायोग के बाहर फिर प्रदर्शन हुआ है। और करीब 2000 खालिस्तान समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस पर बोतलें और स्याही फेंकी। और देखिए अभी हाल ही में मैंने एक खालिस्तान जो मुद्दा है इस पर बात भी की हुई है। और सामान्य ज्ञान से जो प्ले लिस्ट सूची बना रखी है ना आपकी, उसी में आपको मिल जाएगी देखने को। और देखिए जो आप लोगों को बता दूं, पंजाब है, राजस्थान कुछ भाग है, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, इन क्षेत्र कुछ उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा है इसमें शामिल। इस क्षेत्र को एक करके खालिस्तान देश बनाने की मांग बहुत पहले से उठती आई है। और आपने देखा है कि पहले जनरल सिंह भिंडरवाला इसका नेतृत्व कर रहा था। फिर आपने देखा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, उसमें जनरल सिंह भिंडरवाले को मार गिराया जाता है। फिर आप देखते हैं कि हमारे देश में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या उनके बॉडीगार्ड कर देते हैं। और फिर आप देखते हैं कि देश में सिख के विरोधी दंगे होते हैं और हजारों लोगों की हत्या कर दी जाती है उसमें। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। अभी अमृतपाल सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और आपने देखा है कि अभी ये काफ़ी भागे भागे फिर रहे हैं, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और एक बात बता दूं कि देखिए भारत में जो सिख समुदाय रह रहा है ये कम मांग करता है इसकी, लेकिन जो विदेशों में बैठा हुआ है वो काफ़ी इसका सपोर्ट करते हैं। उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला समेत 50 को मिला पद्म सम्मान। पद्म पुरस्कार पाने वाले परिवारों के चौथे व्यक्ति हैं कुमार मंगलम। राष्ट्रपति मुर्मू ने 50 से अधिक विभूतियों को किया सम्मानित। और बालकृष्ण दोषी को मरने के बाद प्रदान किया गया पद्म विभूषण। और ये आप सभी जानते हैं कि 1954 में ये शुरू हुए थे ये पुरस्कार। ठीक है, दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर अवैध पोस्टर लगाने पर 150 एफआईआर हुई हैं। और पेंटिंग प्रेस के 2 मालिक, एक वाहन चालक और पोस्टर चस्पा करने वाले 3 गिरफ्तार हुए हैं। और देखिए इस पर लिखा हुआ है मोदी हटाओ देश बचाओ, इसलिए आप देखेंगे कार्रवाई भी हो रही है। केजरीवाल सरकार ने पेश किया 78,800 करोड़ का बजट की खास बातों की बात करें तो 1400 किलोमीटर सड़कों का होगा क्या कायाकल्प। अगले 10 वर्षों में सड़कों की मरम्मत पर
466 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2034 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बिजली और पानी मुफ्त रहेगी इसमें। और आप देखेंगे 100 इलेक्ट्रॉनिक एसी मोहल्ला बसें चलाई जाएंगी। अगले 3 साल में राजधानी की सड़कों पर 2180 मोहल्ला बसें चलेंगी और 26 नए फ्लाईओवर का निर्माण करने की बात हो रही है इसमें। ठीक है, सरकार झुक रही है ना विपक्ष, और बजट सत्र का धुलना तय है। ये आप देख रहे हैं कि अभी जो हंगामा मचा हुआ है, राहुल गांधी ने लंदन में जो अपनी बातें रखी हैं उस पर आप देखें बीजेपी की तरफ से विरोध किया जा रहा है। और हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई हुई है जिसमें अडानी पे तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, तो उसके लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और संत का जो सत्य है वो भेंट चढ़ गया है इसकी। और बजट की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई हमारे संविधान में, बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है अनुच्छेद 112 में, तो उसी की बात हो रही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 4 पदक पक्के हैं। नेकहत जरीन और लवलीना बोर्गोहेन ने बुधवार को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्के कर लिए हैं। ठीक है, रेलवे ने ट्रेनों में AC 3 इकोनॉमी का टिकट फिर किया सस्ता। और कोरोना अभी तक गया नहीं, सतर्क रहना जरूरी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। कोरोना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोरोना वायरस का 2019 में पहला केस कहाँ आया था? तो चीन के वुहान में आया था, वुहान के हुआनान में। भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस का संक्रमण मामला कहाँ दर्ज किया गया था? केरल में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन जो थी कोवैक्सीन, कोविशील्ड है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और कोरोना वायरस से सीधा प्रभाव मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? श्वसन तंत्र पर। और WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया था? कोविड-19। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कोरोना वायरस आप देखते हैं कि इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा? तो इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा है। इस वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसे संरचना होती है और इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, इसके कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। और आप देखते हैं कि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के द्वितीय स्वरूप भगवती ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन किए जाते हैं। और माता पार्वती ने अनेक बार जन्म लेकर तपस्या कर महादेव को प्राप्त किया है और कठिन तपस्या के कारण इन देवी को तपस्चारिणी भी कहा जाता है। गुरुग्राम के घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट बढ़ा रहे नजफगढ़ झील में प्रदूषण। जो घरों से आप देखते हैं कि उद्योगों से जो प्रदूषण निकल रहा है, तो उसी की बात हो रही है। सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग में 5 तक भेजे गए न्यायिक हिरासत में। जो आबकारी घोटाले की बात हो रही है, शराब नीति जो आई हुई थी दिल्ली में, उसी में घोटाले की बात हो रही है। तो आपने देखा है CBI ED सबका शिकंजा कस चुका है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी बन गया है। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय करना। ठीक है, और ED की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ, और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी इसकी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए, इन एजेंसियों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे परीक्षाओं में आपकी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। राष्ट्रपति मुर्मू ने सिकंदराबाद में राष्ट्रपति नीलमय को जनता के लिए खोला है। ये राजनीति की खबरें हैं सब। देखिए, हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन सीमाओं पर हालात मुश्किल हैं, चीन कह रहा है। और हमारा चीन पड़ोसी देखें तो लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। भारतीय मानचित्र से छेड़छाड़ की तो SCO बैठक से बाहर रहेगा पाक। ये आप देखेंगे कि संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है। अगर SCO की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। और आप देखते हैं कि
बीजिंग चाइना में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल है देश। ठीक है। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लंदन दौरे से लेकर अडानी मामले तक घेरा, ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। वरिष्ठता के नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जताई चिंता। कॉलेजियम ने पूर्व में संस्कृति के नाम को पहले नियुक्त करने पर दिया जोर और 4 जिला जजों को मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाने की नई सिफारिश भी भेजी। एक बात आपको बता दूं, न्यायाधीशों की नियुक्ति में आप देखते हैं जो कॉलेजियम व्यवस्था है ना, जो वो विचार करती है, फिर आप देखते हैं कि सरकार के पास भेज देती है और राष्ट्रपति साहब उसकी नियुक्ति कर देते हैं। तो इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। कई लोग एक तरह से आलोचना भी करते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश ही कर रहे हैं, तो बड़े एक तरह से आप देखते हैं अनियमितताएं देखी जाती है और सरकार कहती है कि हमें शामिल करिए। तो इसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं कि अगर आप सोचिए न्यायपालिका में भी सरकार नियुक्ति करने लगी तो फिर तो अजीब हालत बन जाएगी। आधी सदी बाद भारतीय सैनिकों के राशन में हुई बाजरे की वापसी। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है ना 2023 को, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है। हर ग्राम पंचायत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखने की बात हो रही है। और विश्व टीबी दिवस पर कल प्रधानमंत्री वाराणसी से करेंगे अभियान का शुभारंभ और पंचायती राज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय चलाएगा साझा अभियान, आप देखेंगे। और दुनिया को 2030 तक टीबी से मुक्त कराने के वैश्विक लक्ष्य भारत ने भी प्रतिबद्धता इसमें जताई है। और टीबी दिवस आपका टीबी कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है ना, टीबी दिवस, तो उसी की बात हो रही है। ये आप लोग जरूर इसके बारे में याद रखा करिएगा। और इसका उद्देश्य यही रहता है कि टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाए एक तरह से। और वर्ल्ड टीबी डे का इतिहास देखें तो 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरियम यानी कि जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। और उनकी खोज आगे चलकर टीबी के निदान इलाज में बहुत मददगार भी साबित हुई है। और इस योगदान के लिए 1905 में जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को पुरस्कार भी दिया गया था। और हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन टीबी की सामाजिक, आर्थिक और सेहत के लिए हानिकारक नतीजों पर दुनिया में पब्लिक अवेयरनेस फैलाने और दुनिया से टीबी को खात्मे की कोशिश में तेजी से काम कर रहा है एक तरह से। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। एक कहकर रहेंगे माधवा जोशी, ये आप देखेंगे। एक और आप लोगों को अमृतपाल भाग रहा है और आप देखते हैं कि बहुत सारी सेना लगानी पड़ी, पुलिस व्यवस्था करनी पड़ी, फिर भी नहीं पकड़ा गया है। तो इस कार्टून भी इस तरह के पूछ लेता है कई एग्जाम में, उस पर आपकी राय पूछी जाती है, तो देखा करिएगा, बताया करिएगा अपनी राय। चुनावी साल में भाजपा कांग्रेस के बीच लगी रेवड़ी बांटने की ओर। रेवड़ी यानी कि कहने का मतलब है कि हमारी सरकार बनी तो हम ये देंगे फ्री, हमारी सरकार बनी तो ये देंगे, उसी की बात हो रही है। और उसका अंत में प्रभाव पड़ता है आम लोगों पर ही। आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बिस्किट को, पार्ले जी को आप लोग देख लीजिए, जितना 2 रुपए का आता था उस समय, आज वो 10 रुपए का आ रहा है, 5 रुपए का आ रहा है। साबुन आप लोग देख लीजिए, तो कहाँ से आता है? नेता अपने घर में कोई वो आप देखिए मेहनत करके पैसा तो नहीं उगाते हैं, आप लोगों से ही टैक्स लिया जाता है। और बहुत सारे लोग आप में से कहते हैं कि सर वो हम टैक्स नहीं देते हैं। भाई, आप टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं देते होंगे, इनडायरेक्ट टैक्स मुकेश अंबानी देते हैं और आप भी देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग मोबाइल खरीदते हैं, आप लोग माचिस खरीदते हैं डिब्बी, उस पर देखा करिएगा टैक्स जुड़ा रहता है। ठीक है। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक में इसी साल में चुनाव है। तो अब आप देखिए, चुनाव है तो फ्री की बात होगी ही कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्कूटी देंगे, कोई कहता है लैपटॉप देंगे। भाजपा को हराने के लिए दूसरे दल तय करें अपनी भूमिका, अखिलेश यादव कह रहे हैं। 2024 में आप देखें लोकसभा चुनाव है, 543 सीटें हैं टोटल।
भाजपा ने कोचीन में कचरा प्रबंधन में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, सीबीआई की जांच की बात की जा रही है। बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा, नीतीश कुमार कह रहे हैं। और अब आप देखें विशेष राज्य का दर्जा मिलना बंद हो गया है, लेकिन जब इसे मिल जाता है तो बहुत सारे आप देखते हैं कि फायदे होते हैं। इससे क्या होते हैं? फायदे होते हैं। फायदे वो होते हैं कि आप देखेंगे अनुदान भी बहुत मिलता है। और फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे समय समय पर आप देखते हैं कि उठती रहती है। और क्या है विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा? आज तक बेशक केंद्र सरकार का कहना है कि वह किसी राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज तो दे सकता है, लेकिन अब विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पूर्व में किसी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य दर्जा देने के लिए कुछ मानदंड तय किए गए थे और जिनके उनके पिछड़ेपन का सटीक मूल्यांकन कर उसके अनुरूप दर्जा दिया जाता था। और इस मापदंडों में आप देखेंगे उक्त क्षेत्र पहाड़ी इलाका और या दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए, आबादी का घनत्व कम होना चाहिए, जनजातीय आबादी अधिक होना चाहिए, पड़ोसी देशों से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा सामरिक क्षेत्र में स्थिति होना चाहिए, आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़ा होना चाहिए, राज्य की आय प्रकृति पर का निर्धारित नहीं होना चाहिए। तो ये सब आप लोग देखते हैं। और 11 राज्यों को मिला है विशेष राज्य का दर्जा। ये आप देखें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आप देखते हैं जम्मू कश्मीर और असम, नागालैंड को 1969 में दिया गया था। अब तो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटा दिया गया। हिमाचल प्रदेश को आप देखें 1971 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को 1975 में, उत्तराखंड को 2001 में दिया गया था। ठीक है, क्या लाभ होता है इससे? तो इन मापदंडों को पूरा करने वाले राज्यों को केंद्रीय सहयोग के तहत प्रदान की गई राशि 90% अनुदान के रूप में 10% ऋण के रूप में देती है। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर आप देखिए केंद्र सरकार 100 रुपए दे रही है तो आप देखेंगे 90 रुपए उसे वापस नहीं करने पड़ेंगे राज्य को, 10 रुपए केवल वापस करने पड़ेंगे। अन्य राज्यों को अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि अगर 100 रुपए सरकार दे रही है तो 70 रुपए उसे वापसी करने पड़ेंगे, 30 रुपए उसे अनुदान के रूप में मिलते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठती रहती है। ठीक है, सांगठनिक कार्यों से हटाए गए त्यागी पसंद नहीं आई विदाई। स्थापना काल से जदयू के पदाधिकारी रहे किसी त्यागी खुद सांगठनिक कार्यों से अलग होना चाह रहे थे। चलिए आप देखते हैं नीतीश कुमार की पार्टी की बात हो रही। तृणमूल विधायक के फिर बिगड़े बोल, कहा पार्टी कार्यकर्ताओं को ही दी जाएगी नौकरी। पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं हिमाचल नेगी ने सदन में जनमंच को कहा लंच मंच, भाजपा का हंगामा। सब चलता रहता है। नियोजन नीति और कुर्ता फाड़ने के मुद्दे पर गर्म रहा झारखंड विधानसभा। अनुच्छेद 370 बहाल होगा तो ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगी महबूबा। राज्य दर्जे के लिए संघर्ष करते रहेंगे, आजाद कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, लेकिन मुझे नहीं लगता है देखिए अब कि 370 लौटने वाला है। अब कुछ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन अब 370-35 से नहीं आएगा। ठीक है, अमृतपाल के नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए सीमा पर सतर्कता बढ़ाई गई है। वही चल रहा है, आप देखेंगे अमृतपाल उसकी पत्नी के बब्बर खालसा से जुड़े तार मिलने की बात हो रही है। चलिए चल रहा है। 40 साल की बेटी की हत्या कर थाने पहुंचा खून से सना 77 वर्ष का पिता, और पुलिस से बोला शराबी था, मुझे मारना चाहता था, मैंने मार डाला। देख लीजिए, अपने जन्मदिन पर दूसरे कैदियों का बेल बॉन्ड भरना चाहता है सुकेश। महाठग है ना सुकेश चंद्रशेखर, कई एक्टर्स के नाम भी इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो उसी की बात हो रही है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन महसूस हुए भूकंप के झटके। भूकंप कहने का मतलब होता है भूमि का कांपना। ठीक है, और देखिए कुछ बातें आप लोगों को याद रखना चाहिए। घर या कार्यालय में आपातकालीन किट तैयार रखें। और आप देखिए भूकंप आने से पहले क्या करें, छत या नींव के प्लास्टर में पड़ी दरारें की मरम्मत करा लें। और पंखे, झूमर व सीलिंग में लगी लाइटों को सही तरह से टांगें। भूकंप आने पर क्या करें, जमीन पर झुक जाएं, किसी मजबूत मेज या अथवा अन्य मौजूद फर्नीचर के किसी हिस्से के नीचे शरण लें। यदि आपके पास कोई मेज या डेस्क ना हो तो अपने चेहरे या सिर को अपने बाजुओं से ढक लें। किसी आंतरिक दरवाजे के लेंटर किसी कमरे के कोने में किसी मेज या किसी पलंग के नीचे रुककर खुद को बचाएं। चलिए अब देखते रहिए।
एनजीओ टेरर फंडिंग में खुर्रम गिरफ्तार, महराज 10 दिनों की रिमांड पर। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने ये छापेमारी की है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले सांसदों विधायकों की सदस्यता हो रद्द। विरोध बंसल ने, आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने उन सभी फर्जी सांसदों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है जिन्होंने नामांकन के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करवाया था। 1000 एनजीओ तैयार करेगा समृद्ध भारत का रोड मैप। ये सेवा भारती के 117 जिलों में 12,187 स्वयं सहायता समूह बनेंगे। राष्ट्रीय ये स्वयंसेवक संघ है ना, उसके सह संचालक कह रहे हैं मोहन भागवत साहब। ये संगठन हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू की बात करता है। 70 साल बाद मां शारदा के मंदिर में आप देखेंगे गूंजी ना वहाँ घंटियाँ। अयोध्या में रामनवमी के पहले भक्तों को निःशुल्क उपहार व्यवस्था हो रही है। ज्ञानवापी से जुड़े 7 मुकदमे पर सुनवाई 27 को होगी। वाराणसी में जो आप देखते हैं, कहते हैं शिव मंदिर के तोड़कर यहाँ ये मस्जिद बनाई गई थी, तो उसी को लेकर बात हो रही है। रामनवमी को संन्यास दीक्षा लेंगे 40 विदेशियां समेत 100 युवा, रामदेव कह रहे हैं। देखिए, नैनीताल उच्च न्यायालय की समूह घा भर्ती परीक्षा की जांच करेगी एसआईटी। ये आप लोग देख लीजिए, भर्ती घोटाला आजकल बहुत हो रहे हैं। छात्रों को तनाव से उबारने के लिए अब तैयार किया जाएगा मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक में होगा लागू। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद तेज हुई पहल। फ्रेमवर्क में माता पिता से लेकर शिक्षक व संस्थान की भी जिम्मेदारी होगी तय। मांगे गए सुझाव। और एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आजकल आप देख रहे हैं कि बड़े बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं, आत्महत्या भी कर रहे हैं, अवसाद में जी रहे हैं। तो वो सब अच्छी बात है, इस तरह का कोई फ्रेमवर्क तैयार हो तो। बिहार में जमुई और लखीसराय से एक दुरंत नक्सली गिरफ्तार हुआ है। और देखिए, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, ये बात आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। बस अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सल क्या होता है वैसे आपको बता दूं तो आप लोगों ने सुना होगा, नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण आप लोग नक्सलवाद को माओवाद के नाम से भी जानते हैं। गंगोत्री हाईवे कहीं सुरक्षित तो कहीं अब भी खतरनाक है और भूस्खलन जौन भी है। और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तरकाशी जिले में सबसे ज्यादा चुनौतियां वर्ष पर सक्रिय रहते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के 9 बड़े भूस्खलन जोन भी हैं यहाँ, तो आप देखें संवेदनशील क्षेत्र है ये भी। ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का जीवन संरक्षित कर रही है नारी शक्ति। एक बात तो आप लोगों को ने देखी है, कोरोना महामारी में आप लोगों ने ऑक्सीजन की कीमत का अंदाजा आपको हो गया। लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे, कई लोगों ने अपनी जान दे दी, दम तोड़ दिया। तो इसलिए अभी भी समझ जाइए। और देखिए, एक काम आप लोग कर सकते हैं, आप देखते हैं आपके यहाँ कोई खुश माहौल होता है, प्रोग्राम होता है, आप लाखों करोड़ों रुपए फूंक देते हैं। आप एक पेड़ लगा दीजिए, आप पार्टी रखिए, अपना जो भी करना है, जितना पैसा खर्च करना है, एक पेड़ लगा दीजिए। और पेड़ लगाना ही नहीं है, पेड़ लगाकर उसकी सेवा भी करना है, उसे बड़ा भी करना है। आज आप देखिए, करोड़ों का फंडा होता है सरकार की तरफ से और रोड के आसपास पेड़ लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी सेवा नहीं करने के कारण वो कुछ दिन के बाद सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अरे कम पेड़ लगाइए, लेकिन आप उनकी बड़ा तो कर दीजिए, एक बच्चे की तरह संभाल कर उन्हें, ताकि स्थान बदलने पर वृक्षों को मिलती रहे सांसें। मरीजों संग पर्यावरण की स्वास्थ्य का ध्यान भी है। और देखिए, एक और बात बता दूं आप लोगों को कि परेशानी ये नहीं है कि लोग जागरूक कम है, और आप देखेंगे कि बहुत सारी परेशानियां हैं। एक तो आप देखें हमारे शरीर का जो आप लोग फेफड़े देखते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूं कि यही सोचिए आप लोग कि एक हिस्सा फेफड़ों का पेड़ है हमारे, वो आप देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो ऑक्सीजन में बदल दे रहे हैं, फिर ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। शुरुआती भर्तियों में ही कम से कम 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो मामले में विशेष पीठ बनाने के लिए तैयार है। एक गुजरात में आप देखें, गुजरात सरकार के 11 दोषियों की रिहाई के विरुद्ध दायर की गई याचिका। 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे और बिल्किस बानो के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उसी की बात हो रही है। ठीक है, बीजीबी जवानों में भारतीय सीमा में किसान से मारपीट, बीएसएफ ने जताया कड़ा विरोध। चलिए ये भी आप लोग देखिए, भारतीय सीमा में 50 मीटर अंदर घुसकर बिना कारण किसान के साथ मारपीट, कपड़े भी फाड़े, गांव वालों को धमकी तक दी, किसान के हाथ की उंगली और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। बांग्लादेश आप देखते हैं इस तरह की करता रहता है। गुड़ी पड़वा का उत्साह, मुंबई के गिरगांव में बुधवार को मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा का जश्न मनाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। गोवा व केरल में कोंकणी समुदाय गुड़ी पड़वा को आप देखते हैं सवन उत्सव पड़ाव के रूप में मनाते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इसी युहादी नाम से जाना जाता है। कश्मीर में हिंदू नववर्ष के नाम से मनाते हैं आप लोग। नींद पूरी के बिना ट्रेन दौड़ा रहे हैं लोको पायलट, ये आप लोग देख लीजिए। मोबाइल चैटिंग उड़ा रही लोको पायलटों की नींद। लोको पायलट के सो जाने से हुई थी सुल्तानपुर में मालगाड़ी की आमने सामने टक्कर। और वो कहते हैं ना, बिना पेट भजन भूखे पेट भजन थोड़ी होते हैं। तो आप देखेंगे और कि बिना सोए कुछ हो सकता है? आप ही सोचिए। भरपूर नींद लीजिए और उसके बाद काम जो भी करना है वो करिएगा। ये आपका संपादकीय पाठ है और यहाँ आप देखते हैं प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह ये एडिटोरियल आपको मदद देते हैं। एक सामान्य जानकारी आपकी सोच विकसित करते हैं। और जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल अन्य न्यूज़पेपरों के रहते हैं उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लिया करिएगा। चिंता बढ़ाती रूस चीन की निकटता। और आप देखेंगे, एक बार मैप देख लीजिए, ये रूस है, ये चीन है, ये भारत है। पहले रूस हमारा बड़ा भरोसेदार मित्र हुआ करता था, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि चाइना की तरफ उसका झुकाव देखने को मिल रहा है। हर एक गुजरते हुए दिन के साथ दुनिया और ध्रुवीकृत होती जा रही है। इसी सप्ताह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रूस दौरे और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के यूक्रेन यात्रा से ध्रुवीकरण और मुखरता से रेखांकित होता है। किशिदा के दौरे का उद्देश्य जहां यूक्रेन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना था, तो चीनी राष्ट्रपति एक तीर से दो निशाने लगाने के मकसद से मास्को पहुंचे थे। एक तो उनकी मंशा रूस और यूक्रेन के बीच शांति के प्रयास में मध्यस्थता की भूमिका में दिखने की रही है, लेकिन इससे भी बढ़कर उनका लक्ष्य चीन रूस संबंधों को और मजबूती प्रदान करना रहा है। आज बड़े स्तर पर शक्ति का ध्रुवीकरण हो रहा है। यह एक व्यापक आधारभूत वास्तविकता है जो नए उभरते वैश्विक ढांचे को आकार दे रही है, और इसमें भारत सहित सभी देशों के लिए भविष्य की दृष्टि से चिंता के संकेत छिपे हैं। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच शांति के प्रयासों की बात है, तो बीते दिनों सऊदी अरब और ईरान के बीच शांति कराने में मिली सफलता से उत्साहित चीन पश्चिम एशिया के बाद इस सिलसिले को यूरेशिया में भी दोहराकर वैश्विक नेतृत्व के मोर्चे पर अपनी साख और दावे को मजबूती देना चाहता है। और वैसे पश्चिम एशिया की राजनीति में अमेरिका की वजह से एक रिक्तता की स्थिति आई है, और रियाद तेहरान समझौता मुख्य रूप से कूटनीतिक रिश्तों को फिर से शुरू करने पर केंद्रित ही है, और इसके उलट रूस यूक्रेन के बीच किसी तरह के शांति समझौते की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती है। हालांकि पुतिन ने इतना जरूर कहा है कि चीनी शांति प्रस्ताव के कई प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें यूक्रेन के साथ किसी संघर्ष विराम का आधार बनाया जा सकता है, लेकिन यह पश्चिमी देशों और कीव पर निर्भर करेगा कि क्या वे इसके लिए तैयार होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि कोई भी शांति वार्ता रणभूमि की वास्तविकता से निर्धारित होगी। अभी तक दोनों ही पक्षों को ऐसा नहीं लगता है कि वार्ता की मेज पर आने से उनके लिए कोई लाभ की स्थिति बनेगी। और दूसरी ओर गत माह 12 सूत्रीय शांति प्रस्ताव तैयार करने के बावजूद यूक्रेन में शांति चीन की प्राथमिकता नहीं दिखती है। चीनी राष्ट्रपति के रूप में अप्रत्याशित रूप से तीसरा कार्यकाल मिलने के बाद शी पहली बार किसी विदेशी दौरे पर रूस गए हैं, जो विश्व के दो सबसे शक्तिशाली तानाशाह देशों के बीच रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है। दोनों ही देशों को रणनीतिक साझेदार और महान पड़ोसी शक्तियां बताते हुए शी ने कहा कि चीनी और रूसी रिश्ते द्विपक्षीय संवाद की परिधि से परे जा चुके हैं। दोनों नेताओं की जुगलबंदी से यही संकेत मिल रहे हैं कि वित्त, परिवहन, ढुलाई और ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय रिश्ते और परवान चढ़ने जा रहे हैं। खासतौर से शी ने ऊर्जा, कच्चा माल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर जोर देने की बात कही है। असल में कई मोर्चों पर पश्चिमी देशों द्वारा अलग थलग कर दिए गए रूस और चीन एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाकर उससे हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई भी कर सकते हैं।
व्यापार और आर्थिकी के अतिरिक्त विश्व में बदलता शक्ति संतुलन भी दोनों देशों के रिश्तों की दिशा दिशा तय कर रहा है। और इसके चलते पश्चिम में रूस और चीन के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों पर चिंता भी जताई जा रही है। नाटो के महासचिव ने हाल में चीन को चेतावनी दी थी कि वह रूस को घातक हथियार न उपलब्ध कराए। जो भी हो, अब इन दोनों देशों के रिश्तों में रूस घनिष्ठ सहयोगी की भूमिका में आ गया है। कुछ साल पहले तक इस साझेदारी में रणनीतिक उत्साह का अभाव था। अब कुछ पश्चिमी नीतियों का पहलू कहें या फिर पुतिन और सी के अपने अपने विदेशी एजेंडे पर टिके रहने का दाव इस समय चीन रूस गठजोड़ जीत शीत युद्ध के उपरांत भू राजनीति को नए सिरे से आकार देने वाली एक धुरी के रूप में उभरता दिख रहा है। वहीं आर्थिक रूप से नाजुक और व्यापक स्तर पर अलग थलग पड़े रूस की अपनी भू राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए चीन पर निर्भरता कहीं अधिक बढ़ गई है। और जबकि अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए बीजिंग के लिए मास्को की अपनी उपयोगिता है। हालांकि पश्चिम में चीन के जितने बड़े पैमाने पर आर्थिक हित जुड़े हैं, उसे देखते हुए वह किसी प्रकार के सैन्य टकराव में शामिल होने से परहेज ही करेगा। जहां दुनिया ने देखा कि पुतिन ने अपने मित्र के स्वागत में लाल कालीन बिछवाया, वहीं चीन नेता ने शायद ही किसी संभावित सैन्य सहयोग के संकेत दिए। हालांकि अमेरिका के साथ बढ़ते टकराव, विशेष हिंद प्रशांत क्षेत्र में बनती ऐसी स्थिति को देखते हुए सी को पुतिन की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन रूस के साथ ठोस सामरिक सहयोग यूरोप के साथ रिश्तों में बीजिंग के लिए नकारात्मकता का संदेश देगा। और ऐसे में सी के लिए यह बड़ी सावधानी से संतुलन साधने की कवायद है, और जिसमें पुतिन को अपने पाले में लाकर वह उभरती शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में कर सके। और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब सी अमेरिका के खलनायक के रूप में चित्रित करने और चीन को जटिल समस्याओं का समाधान करने वाले देश के रूप में प्रस्तुत करने में लगे हैं। और सी के रूस दौरे से पहले चीनी विदेश मंत्री ने अपने यूक्रेनी समकक्ष से वार्ता की, और ऐसा अनुमान है कि मॉस्को से वापसी के बाद सी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलसिंकी से फोन पर बात करेंगे। और ऐसी कूटनीतिक कवायद से ना तो यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकलने से रहा और ना ही इसमें किसी कोई मंशा दिखती है। और सी का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने अनुकूल शक्ति संतुलन साधना है और पुतिन को घनिष्ठ साझेदार बना रहे ताकि पश्चिम का ध्यान भटका सके। वह तो उनकी सहूलियत की साझेदार है। चीन रूस की इस आकार लेती धुरी के भारतीय सामरिक समीकरण की दृष्टि से ही भी गहरे निहितार्थ हैं, और भारतीय सामरिक बिरादरी अभी तक इस मुद्दे पर बहस से बचती रही है। और यदि नई दिल्ली उभरते वैश्विक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में अधिक लाभ उठाना चाहती तो उसे यह रुख रवैया बदलना होगा। लेखक हैं ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं हर्ष भी पंत। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, पढ़िएगा इसे भी। भारत की चेतना जगाने वाले भगत सिंह आज उस संकल्प का दोहराने का दिन है जिसके लिए अल्पायु में ही भगत सिंह अपने जीवन को निछावर कर दिए थे। ये वाचाल प्रवृत्ति से मुक्ति, ये आप देखिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है। संसद में जो टकराव देखा जा रहा है उसी पर लिखा जा रहा है। किसानों की परेशानी, वर्षा तेज हवा के कारण गेहूं की फसल कितनी बर्बाद हुई इसका पता लगाने के लिए सरकार की गिरदावरी का काम यथाशीघ्र करवाना चाहिए। और किसान तो आप देखते हैं हर मौसम में मारा जाता है बेचारा। और आप देखिए बरसात ज़्यादा हो जाए, बरसात कम हो, या आप देखिए सूखा पड़ जाए, तूफान आ जाए, कुछ बाढ़ आ जाए। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा, बिना नारी शक्ति के सृष्टि का निर्माण संभव नहीं। उसी प्रकार उनकी भागीदारी के बिना देश का पूर्ण विकास भी संभव नहीं है। जो आप देखते हैं कि हॉस्टल बनाने की बात हो रही कामकाजी महिलाओं के लिए, तो उसी पर यह लिखा जा रहा है। किसीदा की भारत यात्रा का महत्व। अभी जापान के प्रधानमंत्री आए थे ना भारत यात्रा पर। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अभी भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी भेंट वार्ता हुई और दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति, रक्षा उपकरण, तकनीकी साझेदारी, व्यापार, वित्तीय सहयोग, स्वास्थ्य, सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन जैसे मुद्दे शामिल हैं। किशिदा की यात्रा से भारत जापान के बीच संबंधों में मजबूती की आशा प्रबल हुई है। इसमें निरंतर मजबूत हो रहे हैं द्विपक्षीय संबंध, ये भी आप लोग देखेंगे। राजनीतिक आत्मबल के धनी, ये भी पढ़ते रहा करिए। समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया की आज 113वीं जयंती है ना, उन्हीं की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी इन्हें आदर्श पुरुष मानती है एक तरह से। धमनियां रक्त के लिए बह रहा नशा, चलिए घातक मादक पदार्थ होता है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। अखंड भारत का वीर स्वतंत्रता सेनानी,
आज से 100 वर्ष पूर्व जन्मे देश के एक वीर बलिदानी हेमू कालानी का देश की स्वतंत्रता में अतुल्य योगदान रहा है। महज 20 वर्ष की उम्र में यह वीर सबूत भारत माता की जय के उद्घोष के साथ फांसी पर चढ़ गया था, देश के लिए बलिदान हो गया था। और एक आप लोगों को बात बताऊं कि देखिए, बहुत सारे नायकों का योगदान हमारी आज़ादी में है जिनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, तो उन्हें भी आप देखिए सबके सामने लाने की बात होती रहती है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में बनेंगे बड़े निर्यातक, और प्रधानमंत्री मोदी 6G का विजन डॉक्यूमेंट अगले कुछ वर्षों में 5G को लॉन्च करने का आधार बनेगा। मोबाइल नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है। रिलायंस के मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर बने हैं, देख लीजिए। सबसे धनी लोगों की सूची में 23वें स्थान पर गौतम अडानी पहुंचे हैं। 2% तक महंगे होंगे हीरो मोटो कार के वाहन। ब्रिटेन में मुद्रास्फीति बढ़ने से विश्लेषक हैरान है। मुद्रास्फीति यानी कि आप सामान्य सा अर्थ इसका महंगाई से लगा दिया जाता है, लेकिन मुद्रास्फीति कहने इसमें क्या रहता है कि क्रय शक्ति घट जाती है पैसे की। यानी कि कहने का मतलब जो काम पहले आप लोग 50 रुपये में कर रहे थे, उतना ही काम अब करने के लिए 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन निर्यात बढ़कर 9.5 अरब डॉलर पहुंचा है। एप्सन की इंक जेट प्रिंटर बाजार में बादशाह बरकरार रखे हुए। सरकार HAL में 3.5% हिस्सा OFS के जरिए बेचेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हो रही है। करदाता की सुविधा के लिए AIS फॉर टैक्सपेयर ऐप लॉन्च हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियां सरकार की कमाई बड़ी आमजन को कम मिलेगी राहत। ये आप लोग देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कितना भी कच्चा तेल सस्ता हो जाए, लेकिन आपको कुछ महंगा, आपको तो महंगा ही मिलता है। तो बहुत सारे टैक्स भी लगा दिए जाते हैं, सरकार की सबसे ज़्यादा कमाई भी होती है। 61,000 करोड़ से पेट्रो रसायन कॉम्प्लेक्स बनाएगी IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बुनियादी ढांचे की 6 अहम परियोजनाओं को मंजूरी से तेजी होगी विकास की रफ्तार। PM गति शक्ति के तहत आप देख रहे हैं लद्दाख में बनेगा रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन सेंटर। बिहार में विक्रमशिला कटसिया बीच रेलवे लाइन बनेगी। बिजनी मंडी सेक्शन में 4 लेन की हाईवे का भी रास्ता साफ हुआ है। बप्पे के खिलाफ दायर याचिका को साथ लाने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश ले। और इंदौर भोपाल पटना की मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी, केंद्र ने कहा तेजी लाए। चंद्रमा के संभावित मिशन पर जापानी एजेंसी के साथ चर्चा पर है इसरो, कर रहा है इसरो। यानी कि आप देखते हैं कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अग्निवीर बनने के लिए आगे आई बेटियां 12,000 ने किया आवेदन। ये आप देखते हैं कि जो तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना आई हुई है ना, उसी की बात हो रही है। कि US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे भारत में शीर्ष पर, विश्व में 47वें स्थान पर है। लंदन स्थित क्वेरेली साइमंड्स ने बुधवार को 2023 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है, जिसमें IIT बॉम्बे 100 में से 80.100 में से आप देखेंगे 80.4 स्कोर के साथ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में भारत में पहले और विश्व में 47वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विश्व के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 54 व्यक्तिगत विषयों और क्षेत्रों में दुनिया के सबसे मजबूत विश्वविद्यालय की पहचान करती है। और इसमें आप देखेंगे कि हालांकि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों ने कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन और भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये आप देख रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति और इनकी रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हो रही है। अफगान में महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है। UN कह रहा है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को मालूम होगा अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। इनके अपने नियम कानून अलग हैं। महिलाओं को घर से नहीं निकलने देंगे, आप देखिए पढ़ने नहीं देंगे। लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से। भारतवंशी अभिनेत्री मेंडी को अमेरिका में राष्ट्रीय मानक मेडल सम्मान दिया गया है। और नेपाल में सत्ता के बंटवारे पर नहीं बन रही है सहमति। पाकिस्तान की बर्बादी के लिए भ्रष्ट नेता व सेना जिम्मेदार है, अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक हैं। फ्रांस में मसाल जुलूस। पेंशन सुधार बिल और सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के विरोध में आप देखें चल रहा है।
विश्व बैंक की अगुवाई के लिए बंगा को समर्थन देने से को लेकर चीन का रुख संदेहास्पद है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। भारतवंशी है ना, इन्हें आप देखते हैं कि विश्व बैंक की अगुवाई को लेकर समर्थन पर चिंता जताने की बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें तो विश्व बैंक की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए, निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण भी देते हैं और अनुदान भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। इसमें इनसे क्वेश्चंस क्या रहता है, कई बार पूछ लेता है, आप देखते हैं क्वेश्चंस भी। 189 देश इसमें है, भारत भी इसका सदस्य है। इसकी जो रिपोर्टें जो जारी करता है उन रिपोर्टों को जरूर याद रखिएगा, उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये किसके द्वारा जारी की जाती थी, अभी तो प्रकाशन बंद चल रहा है। ये विश्व बैंक की। मानव पूंजी सूचकांक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्टें विश्व बैंक की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप ने 13 की मौत और 200 जख्मी हुए हैं। दुनिया की 26% आबादी कर रही है स्वच्छ पेयजल आप देखेंगे संकट का सामना। और भारतीय यूएनजीओ ने दिव्यांगों के लिए बजट बढ़ाने के यूएन से की मांगी आप देखेंगे। और विदेशी चंदा मामले में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पीटीआई की याचिका खारिज की है। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि इमरान खान के बुरे दिन चल रहे हैं। व्हाट्सएप के नए अपडेट में एडमिन को मिलेगा ज़्यादा अधिकार। मित्र राष्ट्रों को जवाब देने के लिए उत्तर कोरिया ने दागी क्रूज मिसाइल। आईएमएफ ने श्रीलंका को दिवालिया स्थिति से निकाला है, विक्रम सिंघे कह रहे हैं। आईएमएफ की अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा। 27 दिसंबर 1945 को आप देखें इसकी स्थापना हुई थी। 189 सदस्य इसमें भी है, आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें। ये भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, दुनिया भर में गरीबी को कम करना इसका एक तरह से उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य है? उनके बारे में भी क्वेश्चन से याद रखा करिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक आता है ना, इसी के द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। और वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण भी इसी के द्वारा जारी की जाती है। ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता करने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। प्रति चेतना जागृत करने के लिए जुटी संस्था ग्रीन पीस ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन के लैंडमार्क ग्रांडेनबर्ग में आप देखते हैं ये प्रदर्शन किया है। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। 4 वर्ष बाद घर में वनडे सीरीज हारी भारतीय टीम। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा वनडे 21 रन से जीतकर 2-1 से अपने नाम की सीरीज। टीम इंडिया ने वनडे की नंबर 1 टीम का ताज भी छीना टीम इंडिया से। भारतीय फुटबॉल टीम ने म्यांमार को 1-0 से हराया। अनिरुद्ध थापा के पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम के गए गोल की मदद से आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआती मैच में म्यांमार को 0-1 से जीत दर्ज की है म्यांमार पर भारत ने। ये आप देखिए, म्यांमार है बर्मा के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इसकी। कैंसर मुक्त हुई नवरातिलोवा टीवी कमेंट्री पर लौटी। महान टेनिस खिलाड़ी हैं ये। पीटी उषा को केरल विश्वविद्यालय ने दी मानद उपाधि। ठीक है, ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है ना, उन्हीं की बात हो रही है। भारत में यूरेशियन चैलेंज टूर गोल्ड टूर्नामेंट की वापसी। सिराज को हटाकर वनडे में नंबर 1 गेंदबाज बने हैजलवुड। सरबजोत ने स्वर्ण वरुण ने जीता ये विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में। टॉस के बाद भी टीम बदल सकेंगे कप्तान। विराट कोहली ने डिविलियर्स को बताया सबसे तेज रनर। और आप देखेंगे ओजिल ने लिया संन्यास। आर्सेनल, मैड्रिड और जर्मनी के पूर्व मिडफील्डर मेसूत ये आप देखिए ओजिल है। नेखा नीतू और स्वीटी लवलीना सेमीफाइनल पहुंची है मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आप देखेंगे। मंजूनाथ प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन पहले दौर में हारी है। किदाम्बी श्रीकांत कप ने या राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियनशिप लक्ष्य सेन की खराब लय स्विस ओपन बैडमिंटन में भी
जारी रही है। सस्ते 5G फ़ोन भी बेहतर हैं। देखिए, मोबाइल जनरेशन की बात होती है ना, पहले 2G 3G सब आप लोग देखते थे। चलिए अब देखते रहा करिएगा। संस्कृति विरासत को सहेज रही है तकनीक। आंधी और वर्षा से रबी फसलों को जो नुकसान हो रहा है, केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है। अध्यात्म गुरु कमलेश डी पटेल व गायिका कल्याण पुरीपुर को भी पद्म पुरस्कार दिया गया है। पॉक्सो एक्ट के केस समझौते से नहीं रद्द हो सकते, हाईकोर्ट कह रहा है। जो बच्चों के खिलाफ आप देखते हैं कि छेड़छाड़ होता है, उन्हीं की बात हो रही है। केंद्र के पास खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है, हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कह रहे हैं। 19 करोड़ के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में उपभोक्ता अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़। क्योंकि आप देखते हैं मीडिया कर्मियों पर जो इस तरह से प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ जो हिंसा हो रही है, उसी को रोकने के लिए बात हो रही है। महाराष्ट्र के बाद एक सुरक्षा कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। इन नामीबिया से जो आप देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से चीता लाए गए थे ना, खुले जंगल में छोड़े गए 2 और चीते। श्योपुर की बात हो रही, मध्य प्रदेश में छोड़े जा रहे हैं, मुरैना। इसे भी देख लिया करिएगा, यहाँ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट स्टोर में चली दुनिया की पहली यात्री लिफ्ट। 1857 में आज ही न्यूयॉर्क की एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पहली बार यात्री लिफ्ट चालू की गई थी। यह 1 मिनट से कम समय में 5 मंजिलें चढ़ जाती थी। इसका आविष्कार एलिसा ओटिस ने किया था और इसके आविष्कार में इमारतों की ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना आसान बना दिया था। प्रशांत महासागर में गिरा अंतरिक्ष स्टेशन मीर को किया नष्ट। और 2001 में आज ही रूस ने इतिहास के पहले मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन मीर को प्रशांत महासागर में गिराकर इसका निस्तारण किया था। 15 वर्षों तक पृथ्वी की कक्षा में सबसे भारी कृत्रिम वस्तु के रूप में इसने कई अंतरिक्ष यात्रियों को अनुसंधान के अवसर भी प्रदान किए हैं। भारत की पहले इलेक्ट्रिक मोटर के आविष्कारक जेडी नायडू। ये आप देखेंगे, आविष्कार जेडी नायडू का जन्म 1893 में आज ही मद्रास के प्रेसिडेंसी के कलगंग गांव में, अब तमिलनाडु में हुआ था। तीसरी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी, खेत में काम करने लगे। 19 वर्ष की उम्र में एक इस्तेमाल की हुई मोटरसाइकिल खरीदी और उसके पुर्जों को जोड़ तोड़कर ऑटोमोबाइल के बारे में सीखा। 1920 में एक बस के साथ यात्री बस सेवा शुरू की, जो बाद में यूनाइटेड मोटर सर्विस कंपनी बनी। 1937 में उनकी कंपनी नेशनल इलेक्ट्रिक वर्क्स ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक मोटर का उत्पादन किया था। मोबाइल फ़ोन की लत से बोलना नहीं सीख पा रहे हैं बच्चे, इशारों में कर रहे हैं बात, वर्चुअल ऑटिज्म के हो रहे हैं शिकार। ये मोबाइल फ़ोन या किसी चीज़ को एक टके देखते रहना, ये आजकल आप देख रहे हैं 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों पर किया गया ये अध्ययन, और बड़ी परेशानी देखी जा रही है। आप हकीकत बात है, इसके देखिए मोबाइल के फायदे भी है आजकल, लेकिन दुरुपयोग ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मेवा खाने से कम होता है दिल की बीमारियों का खतरा। ऑस्ट्रेलिया सेना संघ विज्ञानियों ने विकसित की बायो सेंसर तकनीक आधारित डिवाइस, और सोचते ही काम करेंगे रोबोट व किंतेमंग। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी में बनी सिर पर बनी पहनी जाने वाली डिवाइस और कीबोर्ड, टच स्क्रीन, हाथ के संकेत वाले इंटरफेस से आगे की तकनीक। रक्षा क्षेत्र के साथ निर्माण, एरोस्पेस और स्वास्थ्य क्षेत्र में होगी, विशेष होगी ये। गरम पैन से उड़ते पॉपकॉर्न को खींचकर बनाया रिकॉर्ड, वॉशिंगटन अमेरिका में। जल संकट के प्रति आगाह, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में यूजेन झील के बीच खड़ा पेड़ विश्व में बढ़ते जल संकट का सूचक माना है। और आप देखते हैं कि आप लोगों को मालूम होगा, दुनिया भर के लिए संकट विश्व जल दिवस की थीम देखिए, जल और स्वच्छता को दूर करने के लिए तेजी से परिवर्तन लाना है। और जल संकट से बचने के लिए जरूरी है कि कड़े उपायों पर जोर दिया जाए। इस दिवस की थीम की बात करें तो कब हुई थी? 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी शुरुआत इसकी, जल दिवस की। 22 मार्च को मनाया जाता ना जल दिवस, तो उसी की बात हो रही, विश्व जल दिवस। और साल 1992 में ब्राजील की रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी दिन इस बात की घोषणा भी की गई थी कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद आप देखिए 1993 में 22 मार्च को पहला वाटर डे मनाया गया था। ठीक है, ये भी देख लिया करिएगा।
ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर भेज सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ाई हमेशा विस्तार से करिए। हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लगे, लेकिन रिजल्ट भी बेहतर, बहुत बेहतर रहेगा, ये इतना भी यकीन आप लोग रखिएगा।